गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेकेंड वीडियो में हम लोग पहले रिवाइज करेंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इन आवर सोसाइटी वी फाइंड अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, in which we have made a stereotype image that men can do outside work, certain works, and women can do domestic works and some special type of works. Although इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है और एक स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई है कि वुमेन डोमेस्टिक वर्क, मैन आउटसाइड वर्क। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि वुमेन जिनकी संख्या 50% या उसके आसपास है, लेकिन उनका रोल पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में बहुत ही कम होता है। एक समय तो ऐसा था कि पब्लिक अफेयर्स में केवल मैन को अलाउड किया जाता था, यहाँ तक कि वोटिंग राइट भी केवल मैन को ही होते थे। धीरे धीरे कंडीशंस चेंज हुई हैं, लेकिन अभी भी हमें ये स्टीरियोटाइप इमेज दिखाई देती है जिसमें सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर दिखाई देता है। सारी दुनिया में एगिटेशंस हुए, मूवमेंट्स हुए इन द फेवर ऑफ वुमेन, जिसे हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं, ताकि महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकें जिससे उन्हें वंचित किया जा रहा है फॉर सेंचुरीज। टुडे वी कैन सी वुमेन वर्किंग इन वेरियस फील्ड्स। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में बहुत हाई पाया जाता है, परंतु हमारे देश में ये दुख की बात है कि वुमेन आर स्टिल लैगिंग मच बिहाइंड मैन। हमारा समाज आज भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें कि पुरुष प्रधान समाज है और कई जगहों पर वुमेन को डिसएडवांटेज मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन मिलता है और ऑपरेशन मिलता है अलग अलग तरीक़ों से। वुमेन में लिटरेसी रेट कम पाई जाती है। हाई सैलरी वाले जॉब्स में आज भी वुमेन का प्रपोर्शन काफ़ी कम दिखाई देता है। In spite of the Equal Wages Act, still women are paid less than men in various fields. In many parts of India, still parents prefer to have sons, and inhuman activities like abortions still exist. आज भी women के well-being से related issues को importance नहीं दिया जाता। इन सिचुएशंस के कारण एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि वुमेन को जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगा तब तक उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्हें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में वुमेन की संख्या को हमें बढ़ाना होगा। इन इंडिया proportion of women in legislature has been very low. लोकसभा में वुमेन इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या 12% से ज़्यादा कभी हो नहीं पाई। इसी तरह स्टेट असेंबलीज़ में भी उनकी संख्या, उनका परसेंटेज काफ़ी कम है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में भी देखा जाए तो कैबिनेट्स आज भी मेल डोमिनेटेड पाई जाती हैं। भले ही चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वुमेन बन जाए, लेकिन फिर भी कैबिनेट में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मेल्स। इसका उपाय यही है कि इलेक्टेड बॉडीज़ में वुमेन के प्रपोर्शन को एक फिक्स किया जाए। पंचायती राज सिस्टम में हमने अपने यहाँ लोकल गवर्नमेंट में यही काम किया है। 1/3 सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ इन द पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट्स डिमांड करते आ रहे हैं कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में भी 1/3 सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन, बट अनफॉर्चुनेटली द वुमेन्स बिल इज़ स्टिल पेंडिंग। पॉलिटिक्स में कोई न कोई सोशल डिवीज़न एग्जिस्ट होता ही है और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलता है जब कोई सोशल डिवीज़न एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है, तब उसका एडवांटेज उन्हें ज़रूर मिलता है। सो जेंडर डिवीज़न इज़ अ काइंड ऑफ सोशल डिवीज़न।
अब हम उस सोशल डिवीज़न की बात करें जो कि रिलीजन पर बेस्ड होता है। रिलीजियस डाइवर्सिटी कॉमन है, अच्छी चीज़ है, भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी पाई जाती है। लेकिन जेंडर डिफरेंस हमारे सोसाइटी में एक्सप्रेस होता है, जबकि रिलीजियस डिफरेंसेस जो हैं अक्सर पॉलिटिक्स में दिखाई देते हैं। दे आर एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। गांधी जी जब कहते थे कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो वो किसी एक रिलीजन के लिए नहीं कहते थे। रिलीजन शब्द का इस्तेमाल वो करते थे मोरल वैल्यूज़ के लिए, जो कि सभी रिलीजन्स में एग्जिस्ट करती हैं। उनका मतलब था कि पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड बाय द मोरल वैल्यूज़ लाइंग इन एवरी रिलीजन। लेकिन लोग उसका गलत सेंस निकाल लेते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि जब भी कोई कम्युनल राइट होता है तो सबसे ज़्यादा विक्टिम्स होते हैं जो वो होते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी के। वुमेन्स मूवमेंट का कहना है कि दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं सभी में फैमिली लॉज वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट को इन लॉज को चेंज करना चाहिए ताकि वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन कम हो। इन सभी एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप हमें दिखाई देती है। तो क्या रिलीजन और पॉलिटिक्स की रिलेशनशिप गलत है? नो। डेमोक्रेसी में सभी लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने आप को, अपनी नीड्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपने डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकें। ये पॉलिटिक्स में उनको अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार हर रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को होना चाहिए। सो गवर्नमेंट हैज़ अ राइट to regulate the religion, to regulate the practice of religion in such a way that discrimination is not done with anyone. लेकिन कंडीशन ये है कि इस तरह के जो भी पॉलिटिकल एक्ट्स हों वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करें। अगर गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए ये पॉलिटिकल एक्शन किसी एक रिलीजन को स्पेशल प्रिविलेज देते हैं तब ये गलत होंगे। हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं। प्रॉब्लम की शुरुआत वहीं होती है जब रिलीजन को नेशन का, देश का बेसिस मान लिया जाता है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। और जब पॉलिटिक्स में इस तरह से रिलीजन का यूज़ किया जाए कि उसे एक आधार बना दिया जाए नेशन का, तो उस पॉलिटिक्स को हम नाम देंगे कम्युनल पॉलिटिक्स। तो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है? ये कम्युनल पॉलिटिक्स इज़ अ आइडियोलॉजी विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू कम्युनलिज्म, किसी एक रिलीजन के फॉलोअर्स की अपनी एक कम्युनिटी होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट सेम होने चाहिए। और कम्युनल फीलिंग में ये भी कहा जाता है कि उनके अकॉर्डिंग टू कम्युनलिज्म जो लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं दे कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू कम्युनलिज्म देयर इंटरेस्ट्स मस्ट बी डिफरेंट इफ़ दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। और अपने एक्सट्रीम फॉर्म में आने पर कम्युनलिज्म यही करता है, एक बिलीफ देता है कि people belonging to different religion cannot live as equal citizens within one nation. या तो ऐसे देश में किसी एक रिलीजन का डोमिनेंस होगा या फिर अलग अलग डिफरेंट नेशंस बनेंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री होगा। लेकिन हमें समझना होगा कि ये बिलीफ, जो कम्युनलिज्म की बिलीफ है, ये फंडामेंटली ही रॉन्ग है। इट इज़ नॉट करेक्ट। ये सच है कि पीपल ऑफ वन रिलीजन, उनके इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस हमेशा समान नहीं होते। हर व्यक्ति के अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं। किसी भी एक कम्युनिटी में लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, देयर वॉइसेस होती हैं, और उन सभी की आवाज़ों को सुना जाना चाहिए। दे ऑल हैव अ राइट दैट देयर वॉइसेस शुड बी हर्ड।
तो अगर हम किसी एक धर्म को मानने वाले सभी लोगों को एक साथ मान लें तो, और उनका क्राइटेरिया रिलीजन ना हो कि कुछ और हो, तब यहाँ पर उनके अधिकारों का हनन होगा. इट विल बी रॉन्ग. इट विल सप्रेस many people's voice and demands. तो अगर हम किसी एक रिलीजन के फॉलोअर्स को एक ग्रुप में मानते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट केवल रिलीजन होना चाहिए और कुछ नहीं. कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स कैन ऑकर इन वेरियस वेज. पहला है हमारी एवरीडे लाइफ में जो बिलीफ्स हैं हमारे, हम अक्सर किसी रिलीजन को लेके अपनी एक स्टीरियोटाइप इमेज बना लेते हैं और हम उसके लिए इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि हम उसको नोटिस भी नहीं कर पाते हैं. ये सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म का. दूसरा, एक कम्युनल माइंड हमेशा इस प्रयास में रहता है कि उसके ही रिलीजियस कम्युनिटी का डोमिनेंस हो पॉलिटिक्स में भी. तीसरा एक्सप्रेशन होता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जिसका बेस होता है रिलीजियस लाइंस. तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द रिलीजियस लाइंस, ये भी एक फॉर्म है कम्युनलिज्म का. इसमें पॉलिटिशियंस रिलीजन से रिलेटेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल एरिना में. चौथा और सबसे बुरा एक्सप्रेशन जो होता है कम्युनलिज्म का, वो होता है कम्युनल वायलेंस, कम्युनल राइट्स, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न के बाद हुए थे, हमने फेस किए हैं. अब हम सेक्युलरिज्म पर आते हैं. तो देखो, कम्युनलिज्म हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और हमेशा से रहा है. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेक्युलरिज्म को इम्पोर्टेंस दिया. तो सेक्युलरिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ पहला स्टेप आता है कि देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन. इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार देता है, फ्रीडम देता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिलीजियस ग्राउंड पर किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है. इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को ये अधिकार भी देता है कि वो रिलीजियस मैटर में इंटरफियर कर सकते हैं अगर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में इक्वालिटी को खतरा समझ में आता है उन्हें, तो जैसे अनटचेबिलिटी को बैन करना. इन दिस वे सेक्युलरिज्म इज़ नॉट द आइडियोलॉजी ऑफ एनी वन पार्टी, बट इट इज़ वन ऑफ द फाउंडेशंस फॉर आवर कंट्री. लेकिन कम्युनलिज्म को केवल सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही ख़त्म नहीं किया जा सकता. इसके लिए हमें कम्युनल प्रेजुडिस और कम्युनल प्रोपेगेंडा को एवरीडे लाइफ से ख़त्म करना होगा. अब हम कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करें. हाउ डज कास्ट एग्जिस्ट इन पॉलिटिक्स? हमारे देश के लिए कास्ट डिवीज़न एक स्पेशल इम्पोर्टेंस रखता है. वैसे देखा जाए तो ऑल सोसाइटीज़, उनमें सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी तो मिलती है. डिवीज़न ऑफ लेबर तो पाया ही जाता है. ऑक्यूपेशंस आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इस सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीज़न जो है इज़ फोर्स्ड बाय द रिचुअल्स. एक कास्ट ग्रुप के लोगों की अपनी एक सोशल कम्युनिटी होती है, सिमिलर ऑक्यूपेशन होते हैं, मैरिटल बॉन्ड्स, दे आर मैरिड विद इन देयर कास्ट ओनली, एंड दे इवन डिड नॉट ईट विद अदर मेंबर्स ऑफ द अदर कास्ट ग्रुप्स. कास्ट सिस्टम का बेस ही यही है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स. इसीलिए हमारे सोशल रिफॉर्मर्स जैसे ज्योतिबा फूले, गांधी जी, अंबेडकर जी, पेरियार रामास्वामी नायकर एक ऐसे समाज की धारणा की जिसमें कास्ट इनइक्वालिटीज़ ना हो. आज रियलिटी में देखा जाए तो कास्ट हियरार्की के जो ओल्ड नोशंस हैं वो टूट रहे हैं, कास्ट सिस्टम ब्रेक हो रहा है. और इसके रीज़न है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन,
लिटरेसी में ग्रोथ होना, एजुकेशन एक्सपैंड होना, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जिसमें कि ऑक्यूपेशन के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन है वो सब ख़त्म होना उसका। ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण कास्ट एंड हायरार्की धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी कास्ट अभी हमारे देश से कास्ट सिस्टम, कास्टिज़म ख़त्म नहीं हो पाया है। सदियों तक आउटकास्ट ग्रुप्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो डिसएडवांटेजेस उनको फेस करने पड़े, उसका रिजल्ट अभी भी हमें सामने दिखाई देता है। दोज कास्ट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग एजुकेशन, इसलिए आज वो लैगिंग बिहाइंड दिखाई देते हैं, हमें पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए अभी हमें समाज में कास्ट जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। मीन्स सम कास्ट विच आर लोअर, दे आर इवन नाउ इकोनॉमिकली ऑल्सो वेरी वीक। कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात करें तो कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। इलेक्शन के समय जब पार्टियां अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करती हैं तो वो उस इलेक्टोरेट के कास्ट कंपोजिशन को ध्यान में रखती हैं और कोशिश करती हैं कि उसी व्यक्ति को टिकट दें जो मेजॉरिटी कास्ट का पर्सन हो, ताकि उसे कास्ट के नाम पर वोट मिल पाए। ड्यूरिंग इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टियां कास्ट के नाम पर वोट देने के लिए अपील करती हैं। ड्यू टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हर एक व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार होता है और पॉलिटिकल पार्टियां या कैंडिडेट्स जनता के इसी अधिकार का उपयोग अपने फेवर में करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वी कैन गिव सम एग्जाम्पल्स टू प्रूव इट। पहला एग्जाम्पल होगा कि कोई भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में एक ही कास्ट की क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती, इसीलिए किसी भी कैंडिडेट को या पार्टी को मोर देन वन कास्ट के कॉन्फिडेंस को जीतना होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, कोई भी पार्टी किसी भी सीट से या किसी भी इलेक्टोरेट से अपने कास्ट के सारे वोटर्स का वोट नहीं पाती, कभी भी नहीं पाती। In the third example we can give कि not only one party but many parties try to put the candidate from the same caste which caste is in majority, तो again उस electorate से votes divide हो जाएंगे between different candidates, between different parties, because उन सभी ने सेम कास्ट के व्यक्ति को टिकट दिया है। चौथा एग्जाम्पल ये दिया जा सकता है कि अक्सर हम देखते हैं कि रूलिंग पार्टी और जो MPs एंड MLAs हैं जो ऑलरेडी हैं वो भी इलेक्शन हारते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जीतते हैं। अगर कास्ट और कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ ऐसे ही रिजिड होते तो वो नहीं हार सकते थे। उनका हारना इस बात का प्रूफ है कि ऑल द कास्ट एंड कम्युनिटीज़ डू नॉट गिव वोट्स इन द नेम ऑफ कास्ट ओनली। तो पॉलिटिक्स में कास्ट का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन कास्ट इज़ नॉट एवरीथिंग, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच प्ले रोल। अक्सर वोटर्स का अटैचमेंट उस पार्टी से ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर कास्ट। इसके बाद एक ही कास्ट या कम्युनिटी के अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक ही कास्ट के रिच और पुअर लोग अलग अलग लोगों को वोट देते हैं, men and women अलग अलग कैंडिडेट को वोट्स देते हैं। Thus we can say that besides caste there are many other factors which also play a role in the politics. In the last we come to politics in caste. Politics भी कास्ट सिस्टम पर प्रभाव डालता है और कास्ट आइडेंटिटीज़ पर अपना इन्फ्लुएंस डालता है। उनको एक पॉलिटिकल एरिना में लाकर, उनको एक पॉलिटिकल फील्ड में हाईलाइट करके, thus caste gets politicized. Let us see how.
हर कास्ट ग्रुप अपने आप को बड़ा करना चाहता है और इसके लिए वो नेबरिंग कास्ट को या सब कास्ट को अपने में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करता है। वेरियस कास्ट ग्रुप्स मिलकर अपना एक कोलिशन बनाते हैं जिसमें दूसरी कास्ट और कम्युनिटीज़ को भी वो इंक्लूड करते हैं। आज पॉलिटिकल फील्ड में कुछ नए कास्ट ग्रुप्स का उदय हुआ है, जैसे बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स, जो कि पहले नहीं थे, और इनके ओरिजिन का रीज़न ही है पॉलिटिक्स। Thus, caste plays various roles in politics. Okay students, please wait for the third video for the remaining part. Thank you.